दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और इकोनॉमी की हम सीरीज में आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, उसके कार्य को पढ़ेंगे, उसकी संरचना को पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम कोई भी एग्जाम होते हैं तो आरबीआई से संबंधित एक या दो प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। और उस वीडियो में सारे फैक्ट, सारे डाटा को हम कवर करेंगे जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इस विषय को समझने के लिए, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और मेरा विश्वास है आपको कि आज ये टॉपिक को देखने के बाद, इस क्लासेस को देखने के बाद आपको कभी भी आरबीआई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं से आपकी पूरी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे कि हम आरबीआई को हम जानते हैं कि आरबीआई जो एक है केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है और केंद्रीय बैंक के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है मुद्रा का निर्गमन। इसमें आता है मुद्रा की प्रिंटिंग आती है, यानी कि नोटों की छपाई हो गया, सिक्कों की ढलाई हो गया, मार्केट में कितना पैसा जाना है, कितना नहीं जाना है, ये हो गया आपका प्रिंटिंग हो गया कि नोटों की प्रिंटिंग जो हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो है इसका कि बैंकों पर तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का मतलब ये होता है कि जैसे कि एलआईसी आपका हो गया, ठीक है, एनबीएफसी संस्थाएं होंगी। इसके अलावा आप देखे होंगे कि गांव वगैरह में जो समूह के पैसे बांटे जाते हैं वो एक एनबीएफसी का एक अच्छा उदाहरण है। तो इन सब संस्थाओं को हम लिख सकते हैं कि अन्य वित्तीय संस्था इनको ये नियंत्रण करती है। तो केंद्रीय बैंक को आप समझ गए कि केंद्रीय बैंक कहते किसे हैं। केंद्रीय बैंक मतलब क्या है कि मुद्रा का निर्गमन, जिसमें नोटों की छपाई हो गई, सिक्कों की छपाई हो गई बैंकों पर, और दूसरा कार्य इसका क्या होता है, बैंकों पर तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पे नियंत्रण। तो ये समझ गए हम केंद्रीय बैंक। अब भारत में जैसे कि आरबीआई जो है भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, तो आपका एक प्रश्न यही से बन जाता है कि आरबीआई क्या है। तो आरबीआई का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे ये देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में कि आरबीआई का आखिर गठन कैसे हुआ, कैसे जरूरतें हुई। तो जैसे कि अब हम आपको बता देते हैं कि यहां पे सबसे पहला जो बैंक खोला गया था 1770 में, हिंदुस्तान बैंक। भारत में, आधुनिक भारत में 1770 में हिंदुस्तान बैंक खोला गया था। और उसी से हम चलते चलते 1920 आते आते लगभग भारत में 50 बैंक स्टेब्लिश हो गए थे, 50 बैंकों की स्थापना हो गई थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए समस्या ये बन रही थी कि बैंकों पे नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि उस समय भारत में जो ब्रिटिशर्स थे वो बीमा या तो फिर पूंजी पर ज्यादा निवेश करते थे, जिससे उनको लाभ ज्यादा मिले। तो इस प्रकार से बैंकों को नियंत्रण करना उनकी एक मजबूरी बन गई थी। तो इसी क्रम में उन्होंने 3 बैंक, जो पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों ब्रिटिशर्स की जो प्रेसिडेंशियल एरिया था उसी में ये बैंक खोले गए थे। अब देखते हैं इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। 1921 में। इसके बाद जो इंपीरियल बैंक होता था ये केंद्रीय बैंक का काम करता था।
केंद्रीय बैंक का काम करता था। तो अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि सर जब इंपीरियल बैंक था केंद्रीय बैंक के रूप में तो हमें आरबीआई जैसी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये देखिए, जो केंद्रीय बैंक, इन्होंने इंपीरियल जो बैंक था, इंपीरियल बैंक में समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि एक तो ये देखिए, इसके ऊपर एक सबसे बड़ा काम का दबाव ये था कि एक तो ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था, जिसके ऊपर केंद्रीय बैंक के ऊपर कार्य करता था और जिसका कार्य ये था कि मुद्रा का निर्गमन यानी कि प्रिंटिंग हो गया, मुद्रा को कंट्रोल करना, कैश को कंट्रोल करना। देखिए, कैश के कंट्रोल में मुद्रा की छपाई होती है, बैंकों के द्वारा मार्केट में कितने पैसे जाए ये होता है। उसके अलावा जो विदेशी मुद्रा होती, विदेशी पैसे होते हैं, उनको किस रेट पे कन्वर्ट किया जाए अपने मुद्रा से, ये सब होता है मुद्रा निर्गमन के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा ये कार्य कर रहा था कि जो उस समय 1920 के समय और जो वित्तीय संस्थाएं और बैंक खोले गए थे उस पर ये नियंत्रण कर रहा था। तो ठीक है भैया जी, ये तो उसका काम समझ में आता है। लेकिन इसका इंपीरियल बैंक जो था, इसका एक कार्य और था, क्योंकि ये इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य तो कर रहा था, लेकिन उसके अलावा ये अपनी भी बैंकिंग कर रहा था। जो इंपीरियल बैंक जो है अपनी भी बैंकिंग कर रहा था। तो ऐसे में क्या है कि ये केंद्रीय बैंक के रूप में पूर्ण रूप से या सही रूप में कार्य नहीं कर पा रहा था और इसके ऊपर कार्य का बहुत ज्यादा दबाव था। तो ऐसे में 1926 में एक आयोग का गठन होता है, कमीशन का गठन होता है। अक्सर जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या से निदान पाने के लिए आयोग या कमेटी का गठन किया जाता है, जिससे वो जांच कर सके और अपना प्रस्ताव रख सके कि हाँ भैया इस समस्या का समाधान क्या है। तो उसी समय एक शाही आयोग या इसे रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन 1926 में एक शाही आयोग का गठन होता है, जिसके आयोग माननीय हिल्टन जी थे। हिल्टन, तो इसीलिए इस आयोग को हिल्टन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, हिल्टन जी थे। इन्होंने एक प्रस्ताव ये दिया कि भैया जी ऐसा है कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना किया जाए, केंद्रीय बैंक की, जो पूर्ण रूप से केंद्रीय बैंक का ही कार्य करे। उसके बाद इनके प्रस्ताव के को ही आधार बनाकर 1934 में एक एक्ट पारित किया गया। 1934 में भारत के संसद में एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है। तो ये आपका बैकग्राउंड समझ में आ गया आपका कि आरबीआई का क्या स्थापना कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाता है। अब हम इसके परिचय के बारे में समझेंगे कि नॉर्मल इसके आरबीआई के थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, जो आपका अक्सर पीसीएस के एग्जाम में या वनडे एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछता है। तो अगर हम आरबीआई को परिचय के रूप में एक फैक्ट के रूप में हम पढ़ें वनडे एग्जाम के पर्पज से, तो इसका पहला फैक्ट ये बनेगा कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 को। कैसे होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ये हो गया आपका पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि इसकी जो प्रारंभिक पूंजी होती है, जो यानी कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल वो 5 करोड़ रुपया होता है, 5 करोड़। और उसके बाद देखिए, जब आरबीआई शुरू में जब इसका गठन किया गया था, जब आरबीआई की स्थापना किया गया था, तो ये एक प्राइवेट संस्था थी। आरबीआई जो थी
एक प्राइवेट संस्था थी, क्योंकि इनमें जो 5 करोड़ रुपए लागत से 5 करोड़ रुपए की पूंजी से इस आरबीआई का जो गठन किया गया था, जो स्थापना किया गया था, वो प्राइवेट यानी कि निजी लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब 1935 में आरबीआई का गठन किया गया तो उस समय भारत और पाकिस्तान और बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वो भारत का ही हिस्सा था। यानी कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। तो भारत को आप ये कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा केंद्रीय बैंक है जो पाकिस्तान, भारत के साथ साथ पाकिस्तान और म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते थे, उसका भी ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर सका था। तो जो आरबीआई है वो 3 देशों का केंद्रीय बैंक रह चुका है। पहला जो है भारत, दूसरा जो है पाकिस्तान, तीसरा जो है म्यांमार या वर्मा। तो आपका एक फैक्ट और यहां पे तैयार हो जाता है कि ये भारत आरबीआई जो है कौन कौन से देशों का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। अब देखिए, अगर इसकी हम मुख्यालय की बात करते हैं, एक फैक्ट आप यहां पे नोट करेंगे, मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो जब आरबीआई की स्थापना हुआ था तो इसका शुरुआत में प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता था और ये 1937 तक था। उसके बाद 1937 से अब तक ये मुंबई में है। तो आपका ये समझ में आ गया मुख्यालय कहां पे है इसका। उसके बाद एक प्रश्न हमेशा आपसे कभी कभी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में या फिर बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये कभी कभी इस क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं कि कभी कभी आपसे सिंबल पूछ लेता है, प्रतीक पूछ लेता है। प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, आरबीआई का सिंबल क्या है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, अभी जो आपकी स्क्रीन इमेज देख रहा है उसमें आपका एक शेर होगा, शेर के बाद उसके बाद एक ताड़ का पेड़ होता है जिसके पॉम ट्री कहते हैं। यानी कि जो सिंबल होता है एक टाइगर और एक पॉम का ट्री, ये एक सिंबल है। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो आरबीआई का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, उसमें एक ताड़ का पेड़ है और शेर है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? इसका राष्ट्रीयकरण होता है कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। और मैं आपको राष्ट्रीयकरण पिछले वीडियो में समझा चुका हूं क्या है, कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे हम आपको राष्ट्रीयकरण थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है और उसी समय भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित होता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 पारित होता है, जिसके द्वारा अन्य बैंकों को नियंत्रण किया जाता है और अन्य बैंकों को जो रूल रेगुलेशन उसी में लिखा गया है। तो उसी समय तो राष्ट्रीयकरण को अगर हम समझ सकते हैं तो देखिए, अगर कोई संस्था है उसमें 100% कोई शेयर धारक है या कोई इसमें हिस्सेदार है, उसमें से यदि मान लीजिए अगर उसमें हिस्सेदारी जो होती है, उसमें हिस्सेदारी 50% से अधिक यानी 51% से अधिक अगर हिस्सेदारी सरकार की हो जाती है तो उस संस्था का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि सर, किसी भी संस्था का राष्ट्रीयकरण या निजीकरण क्यों किया जाता है? तो जब किसी संस्था का उद्देश्य लाभ से न होकर जन कल्याण की भावना निहित हो जाती है तो वो उस संस्था को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसमें सरकार को अपनी तरफ से निवेश करना पड़ता है, प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी और शेयर को खरीदना पड़ता है। और वहीं पे जब किसी संस्था का लक्ष्य और उद्देश्य लाभ कमाना हो जाता है तो उस संस्था का निजीकरण सरकार करती है। निजीकरण में अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट संस्था को या कंपनी क्या है, व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी बेचती है। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें हम समझा दी। उसी क्रम में अगर हम आरबीआई के इसमें परिचय में, फैक्ट में और हम देखेंगे तो आरबीआई का जब पहली बार स्थापना हुआ था तो आरबीआई के संस्थापक, आरबीआई के समय पहले गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर
ओसबान स्मिथ थे, प्रथम गवर्नर लिख लेंगे, ओसबान स्मिथ थे। उसके बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये जो ओसबान स्मिथ थे, ये ओसबोर्न स्मिथ वो 1935 से 1937 तक थे। उसके बाद आप इसी क्रम में दूसरा फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में जब इसका हुआ था, तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे सीडी देशमुख, जिसका पूरा नाम होता है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। तो ये आपका फैक्ट तैयार हो गया है, क्योंकि ये फैक्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अभी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि वर्तमान में और 25वें गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में और 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास। आप एक बात का नोट करेंगे कि अगर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम यदि आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो उस समय आप गूगल करके ये पता कर लेंगे कि उस समय कौन थे गवर्नर और उनका नाम क्या है, कि क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट होता है कि गवर्नर कब बदल जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान करेंगे कि गवर्नर को हमेशा आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख लेंगे गवर्नर उप गवर्नरों के नाम। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसी तरीके से आरबीआई का भी अकाउंटिंग ईयर चलता है। आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर 2021-22 से पहले जो इसका अकाउंटिंग ईयर था, अकाउंटिंग ईयर वो था 1 जुलाई से जून। अब इस चीज का आप ध्यान देंगे। उसके बाद जब अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि देखिए जब अगर वित्तीय वर्ष मतलब कि जो सरकार का होता है या फिर राजस्व का होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल जो बजट का वित्तीय वर्ष होता है, उसी के अनुसार इसको भी लाने की कोशिश किया जा रहा था, क्योंकि दोनों में विषमता होने के कारण कहीं न कहीं नीतियों में, मौद्रिक नीतियों में या फिर राजस्व नीतियों या सरकार की नीतियों में समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इसीलिए एक विमल जलान समिति का गठन किया जाता है। इनकी सिफारिश पे 2021 और 22 से जो वित्तीय वर्ष का अकाउंटिंग ईयर है, जो वित्त वर्ष हमारा चलता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2020 में यानी फिर 2021 और 22 से पहले वित्तीय अकाउंटिंग ईयर क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी फैक्ट को आप ध्यान देंगे, इसी फैक्ट को आप समझे रहेंगे, तभी आपका जो वनडे एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है, उसको आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो आपका आज का हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है। आरबीआई का संग्रहालय, तो आरबीआई का संग्रहालय जो है कलकत्ता में, म्यूजियम इसका। एक फैक्ट आप और लिख सकते हैं कि आरबीआई का संग्रहालय। देखिए इस संग्रहालय में क्या होता है कि जब से आरबीआई का गठन हुआ है, कौन कौन से नोट छपे हैं, कौन कौन से सिक्के छपे हैं, उसके बाद वहां पे ये भी रखा गया है कि भाई मुगल काल में कौन से सिक्के चल रहे थे, कौन से नोट चल रहे थे, अन्य देशों में कौन सा नोट चल रहा है, कौन सा सिक्का चल रहा है, आज से 400 साल 500 साल पहले किस प्रकार के सिक्के चल रहे थे। तो इस प्रकार की जो मुद्रा से संबंधित हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आरबीआई के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, म्यूजियम में संरक्षित किया गया है, और वो जो है कलकत्ता में है। तो आपका एक फैक्ट और तैयार हो गया। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आरबीआई की जो सहायक संस्थान है, आरबीआई की जो सहायक संस्थान है वो 4 है।
आरबीआई की सहायक संस्थान 4 है। हालांकि इन संस्थानों का ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप एसएससी या फिर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के जो सहायक संस्थान है उसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है। तो इसको आप एक छोटा सा नोट डाउन कर लेंगे, जो हम अभी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आप एग्जाम के समय रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ये जो है आरबीआई की जो सहायक संस्था है, जो आरबीआई की स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको हमने बोर्ड पे लिख लिया है। आप इसको स्टॉप करके, आप फिर पॉज करके इसको आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपसे वनडे एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका जो पहला है DICGC, DICGC यानी कि डी से डिपॉजिट, आई से इंश्योरेंस, सी से क्रेडिट और जी से गारंटी, किसी से कॉर्पोरेशन मुंबई। ठीक है, तो इसका होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा जो है BRBNMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तीसरा जो है REBIT यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चौथा है जो आपका IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद और मुंबई में है। तो ये चारों आपका जो सहायक बॉडी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको वनडे एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है या फिर इसकी संस्था पूछ लेती है, तो आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। हम अब आगे के टॉपिक में हम समझेंगे कि आरबीआई का संरचना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर हम आरबीआई की संरचना की बात करें तो आरबीआई की संरचना कैसे होगी या फिर आरबीआई वर्क कैसे करेगा, इसका जो है उल्लेख जो है आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 में, इसके अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जो आरबीआई की संरचना है, तो आरबीआई का जो संचालन होगा वो 21 सदस्यों के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक केंद्रीय बोर्ड होगा, केंद्रीय बोर्ड होगा जिसके सदस्यों की संख्या 21 होगा। तो ये आपसे पूछ सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय जो बोर्ड होगा उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आइए हम इस सदस्यों की संख्या को जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, इसके देखिए आप इसको 2 भागों में बांट लीजिए। इसकी जो संख्या है, इसके जो मेंबर है 2 भागों में। पहला जो है सरकारी निदेशक, ये पूर्णकालिक होते हैं। पूर्णकालिक होते हैं। दूसरा गैर सरकारी निदेशक, ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। तो आप इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं सरकारी निदेशक में और गैर सरकारी निदेशक में। तो जो सरकारी निदेशक हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। आप नोट डाउन कर लेंगे, 5 सदस्य होते हैं। इस 5 सदस्यों को भी आप ब्रेक कर लेंगे। पहले जो होंगे 1 सदस्य होंगे, इनको कहते हैं गवर्नर, यानी कि हमारे शक्तिकांत दास जी हो गए गवर्नर। उसके बाद जो और हैं उनको कहते हैं हम 4 उप गवर्नर, यानी कि डिप्टी गवर्नर कहते हैं। तो जो 4 उप गवर्नर हो गए, तो
सरकारी जो निदेशक में होंगे एक गवर्नर और प्लस 4 उप गवर्नर होते हैं। अब आगे में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि जो आरबीआई होता है वो अपनी स्थानीय बोर्ड का भी गठन किया होता है, स्थानीय बोर्डों की स्थापना भी किया होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी सिक्कों की ढलाई हो गया या फिर अन्य काम जो होता है स्थानीय बोर्ड ही काम करते हैं, या फिर कोई नीति निर्माण में जो सहायक होते हैं, या फिर क्षेत्रीय स्तर से जो केंद्रीय आरबीआई बैंक की सहायता करने के लिए जो अन्य क्षेत्रीय रीजनल संस्थाओं की स्थापना किया गया है, उसी को कहते हैं स्थानीय बोर्ड। तो स्थानीय बोर्ड देखिए 4 हैं, एक है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो देखिए मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। तो जो स्थानीय बोर्ड है वहां के एक सदस्य हो गए, यानी कि 4 सदस्य यहां हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, और वो सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? जो बहुत फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, या फिर जैसे किसी बैंक के उच्च अधिकारी होते हैं, उनको उसमें केंद्रीय निदेशक बोर्ड में सदस्य बनाया जाता है। तो 2 सरकारी अधिकारी, ठीक है, ये गैर सरकारी निदेशक में है। उसके बाद 10 सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक होते हैं। 10 जो होते हैं सरकार द्वारा नामित होते हैं, मनोनीत किया जाता है, नामित किया जाता है, सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, जैसे कि वो व्यापार के क्षेत्र से हो गए, या फिर कृषि के क्षेत्र से हो गए, या फिर ऐसे कोई सामाजिक सेवा संगठन से आ जाते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी जानकारी होती है, इकोनॉमी बहुत अच्छा जानकारी होती है, उनको सरकार जो है नामित कर देता है 10 से। तो आप इसको आप तोड़ सकते हैं कि अगर 21 आरबीआई के जो 21 सदस्य हैं, इनको आप तोड़ सकते हैं 2 क्रम में, पहला 5 + 1, दूसरा 10 + 2 + 4, यानी कि 10, यानी कि जो सरकार जो नॉमिनेट करेगी, जो 10 निदेशक जो हो गए जो उनको नॉमिनेट करेगी। दूसरा जो है सरकारी अधिकारी जो है 2 होते हैं, जो किसी बैंक या फिर किसी वित्तीय संस्था से जुड़े होते हैं। चौथा जो होता है, जो 4 होते हैं, वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता का जो स्थानीय बोर्ड है उसके ये निदेशक होते हैं। तो आप ये समझ गए इस तरह से कि आरबीआई का संरचना कैसे है। उसके बाद एक नोट डाउन आप कर सकते हैं, आरबीआई में एक नोट डाउन कर सकते हैं कि वैसे ये एग्जाम पर्पस से नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए नोट बहुत जरूरी है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है ये सरकार के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई की योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है कि आरबीआई का जो गवर्नर की जो योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। जैसे कि जो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, इनके ये जो है जो एमए किए हैं, वो हिस्ट्री से एमए किए हुए हैं, और हालांकि ये प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, इनको इकोनॉमी की बहुत अच्छी, अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी जानकारी है, इसलिए इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री हैं तभी आपको आरबीआई का गवर्नर बनाया जा सकता है। इसके लिए आप किसी भी कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, बशर्ते यह है कि आपको अर्थव्यवस्था की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये इन्हें पुनः नियुक्ति किया जा सकता है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनको पुनः नियुक्ति सरकार द्वारा किया जा सकता है। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल हमेशा आरबीआई का जो गवर्नर का कार्यकाल होता है हमेशा 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष, यानी कि पहले 3 वर्ष होता है पहले चरण में, फिर दूसरे वर्ष में 2 वर्ष, और ये प्रसाद पनेत पे काम करते हैं, यानी कि सरकार की इच्छा पे कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये अच्छे से कार्य कर रहे हैं और सरकार की मंशा बढ़िया है तो ये इसको पुनः नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ गए कि आरबीआई के गवर्नर की जो इनकी जो
जानकारियां आपके सामने रखा गया और वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अब आरबीआई के कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी क्या क्या दायित्व हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आरबीआई के अगर कार्य की हम बात करें, कार्य के बारे में, तो दो कार्य हम इसमें लिख सकते हैं। पहला कार्य जो है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, केंद्रीय बैंक के रूप में, और दूसरा विकासात्मक कार्य करती है, विकासात्मक कार्य करती है। ठीक है, तो दो कार्य इसके जो आरबीआई के कार्य हैं वो दो हैं। तो अभी हम इसको आज जो केंद्रीय बैंक के कार्य है वो 7-8 पॉइंट में हम समझ लेते हैं कि केंद्रीय बैंक का कार्य क्या क्या है, किस प्रकार से ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, कार्य हेडिंग डालेंगे आरबीआई के कार्य, उसके बाद एक उप हेडिंग दूसरा हेडिंग डालेंगे कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। तो पहला जो कार्य है, नोट डाउन करेंगे, पहला कार्य नगदी निर्गमन, नगदी निर्गमन। नगदी निर्गमन मतलब कि इसमें आ जाता है कि आपका नोटों की छपाई, नोट की छपाई, नोट की छपाई के बाद मुद्रा का निर्गमन, यानी कि मुद्रा का निर्गमन की मतलब कि जो नोट की छपाई हुई है मार्केट में कब उसको डालना है और मार्केट से कब निकालना है, ये नगदी निर्गमन होता है, यानी कि मुद्रा का निर्गमन। अब इसके अंतर्गत जो विदेशी मुद्रा होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है भारत में, ना कि विदेश में। कि जैसे कि मान लीजिए डॉलर आया, डॉलर का जो रेट जो डिसाइड वो सरकार और पहले तो सरकार डिसाइड करती थी 1991 और 1991 से पहले सरकार डिसाइड करती थी कि डॉलर का रेट क्या होगा, यूरो का रेट क्या होगा, हमारे देश में इसका रेट क्या होगा। तो इसी प्रकार से जो निवेशक होते थे वो प्रभावित होते थे। लेकिन अब जब से हम 1991 के सुधार किए हैं उसके बाद डॉलर हो गया या फिर अन्य जो विदेशी मुद्रा हो गया, उसका जो रेट होता है ये बाजार और सरकार दोनों मिलकर, बाजार और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो एक तो मुद्रा का पहला गया नोटों की छपाई हो गया, उसके बाद निर्गमन हो गया, मुद्रा का निर्गमन। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आप इसको समझेंगे कि नोटों की छपाई करना है तो क्या सर जी आरबीआई जो है जितना मन उतना नोट छापते, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आरबीआई के जो शक्तिकांत दास गवर्नर जी हैं, मान लीजिए उनकी मोदी जी से बहुत अच्छी पट रही है, बहुत अच्छा उनका तालमेल है, और अचानक से भाई जो अंधभक्त पैदा हुए हैं वो चिल्लाने लगे हमारा 15 लाख दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो, तो सरकार देश में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोई कैसे 15 लाख दिया जाए क्योंकि आरबीआई के पास पैसे ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कह दिए कि भैया ऐसा है कि 15 लाख सबको बांटना है, पैसा नोट छाप दो, तो ऐसे में आरबीआई नोट नहीं छापेगी, क्योंकि आरबीआई को भी नोट छापने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे कि 1957 में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली एक व्यवस्था लाई गई नोट छापने के लिए भी, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली एक व्यवस्था लाई गई 1957 में। तो आप ये कह सकते हैं कि 1957 में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली व्यवस्था लाई गई, जिसके अंतर्गत यदि 200 करोड़ का नोट छापना है, 200 करोड़ का नोट छापना है, तो इसके लिए सबसे पहले आरबीआई के पास 115 करोड़ की 115 करोड़ का सोना यानी कि गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 200 करोड़ की अब अगर संपत्ति परिसंपत्ति आरबीआई के पास सरकार रखती है तब उनसे इतना नोट छापने के लिए कह सकती है। तो उस परिसंपत्ति में 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए, तब जाकर आरबीआई जो है नोटों की छपाई करता है। अब देखिए एक फैक्ट और आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आरबीआई होता है वो 2 रुपए के नोट से
2 रुपए के नोट से 2 रुपए के नोट से 10,000 नोट तक की छपाई कर सकता है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न ये होता होगा कि सर जी 2 रुपए का नोट, 2 से और 10,000 रुपए की नोट की छपाई तो आरबीआई कर रहा है, लेकिन 1 रुपए की नोट कौन छाप रहा है? तो 1 रुपए का नोट जो होता है, जो आप ये लिख सकते हैं, जो 1 रुपए का नोट होता है वे वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। और आपके पास यदि 1 रुपए का नोट होगा तो आप उसमें देखेंगे कि 1 रुपए के नोट में आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, बल्कि वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो यहीं से आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ये देखना होगा, कभी कभी आपके मन में प्रश्न होता है कि जैसे सर सारा नोट जब आरबीआई छाप रही है तो 1 रुपए का नोट क्यों नहीं छाप सकती है भाई, वो भी तो देखिए ये अक्सर प्रश्न जो विद्यार्थी होते हैं, जो नए होते हैं, उनको ये मन में प्रश्न होता है। तो इसका देखिए सीधा जवाब होता है कि जैसे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जितना योगदान केंद्रीय बैंक का होता है उससे अधिक योगदान वहां की सरकार की होती है। क्योंकि अगर जो है आरबीआई जो है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रा पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, इसकी फ्लो को रोकता है या फिर बढ़ाता है, तो उसी तरह जो वहां की सरकार होती है वो अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से, अब जैसे कि राजकोषीय नीति में क्या हो गया, जैसे टैक्स में छूट या टैक्स को बढ़ावा देना या फिर सब्सिडी को बढ़ावा देना, सब्सिडी को खत्म कर देना, ये राजकोषीय नीति होती है। इस राजकोषीय नीति के माध्यम से भी तो वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से जो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय छापता है, जो जिसपे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो वो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट का, यानी कि एक साथ कार्य करने का एक प्रमाण होता है, एक प्रतीक होता है। इसलिए 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय छापता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठता है कि सर अगर नोटों की छपाई आरबीआई करता है तो सिक्कों की ढलाई कैसे होती है? तो देखिए, सिक्कों की जो ढलाई होती है वो सिक्कों की ढलाई सरकार करती है, लेकिन उसको जारी करने का, उसको मतलब कि निर्गमन करने का अधिकार हमेशा आरबीआई के पास होता है। तो सिक्कों की ढलाई हमेशा सरकार करती है, लेकिन उसका निर्गमन, उसको जारी, यानी कि मार्केट में कौन से सिक्के जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, ये अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। तो अभी आपके पास एक प्रश्न और ही बन सकता है कि जो हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस 75वें अमृत महोत्सव के समय कौन सी नया सिक्का छापा गया था, नया सिक्का सरकार के द्वारा लाया गया मार्केट में? तो वो है 20 रुपए का सिक्का। 20 रुपए का सिक्के पे आप अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ का आप सिंबल देखेंगे तो ये क्वेश्चन ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका पहला कार्य क्या होता है, नकदी निर्गमन, यानी कि फिर ये आपको हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य आप लिखेंगे यहां पे, दूसरा कार्य सरकारी बैंकर है ये। सरकारी बैंकर, अब देखिए, यानी कि गवर्नमेंट बैंक है ये, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट है ये। अब देखिए, बैंक का काम क्या होता है, ध्यान देंगे आप इस बात का। बैंक का काम होता है कि भैया जमा लेना, ऋण देना और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करना, यही भैया बैंक का काम होता है। तो अभी आप ये बताइए, आप जिस राज्य में होते हैं या फिर जिस देश में हैं आप, वहां की जो राज्य है, जो सरकार चल रही है, तो भाई उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो बजट होता है, जो पैसे होते हैं, वो कहाँ कौन से अकाउंट में ओपन होते हैं? तो आरबीआई जो होता है वो बैंकों का जो सरकारी बैंक होता है आरबीआई, कि जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी बजट पास हुए हैं उससे संबंधित जितने भी लेन देन हो रहे हैं, चाहे जमा करना हो गया, चाहे ऋण देना हो गया, चाहे वित्तीय सेवाएं हो गया, जो बैंक को, जो सरकार को जरूरत पड़ती है, तो उसी को कहते हैं वो आरबीआई है। तो आरबीआई जो है सरकार का बैंक होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ल्ड बैंक से, IMF से कोई लोन लेता है, कोई ऋण लेता है, तो वो आरबीआई, जो वो सरकार के किसी पर्सनल पीएनबी या फिर हिंदुस्तान एसबीआई बैंक में नहीं जाएगा, वो आरबीआई के अकाउंट में ही जाएगा, उत्तर प्रदेश के आरबीआई के अकाउंट में ही जाएगा। और अगर ये अपने पास, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी संस्था में, या किसी भी, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कोई संस्था है,
जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक हो गया या तो फिर कोई संस्था हो गया या फिर कोई चीनी मिल हो गया, जहां से वो पैसा बहुत अच्छा कमा ली, तो उसको भी जमा भी तो करना पड़ेगा। तो वो जो सरकार का जो पैसा रहेगा, वो सरकार का जो पैसा आरबीआई के पास ही जमा होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी बैंकर है, बैंक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद जो आप तीसरा इसका जो आप पॉइंट बना सकते हैं कि ये बैंकों का बैंक है। जो आरबीआई है, जो इसका कार्य है, वो बैंकों को बैंक के रूप में, यानी कि बैंकों का बैंक। जैसे कि मान लीजिए जो बैंक होते हैं उनको भी तो कभी कभी भाई पैसे की जरूरत पड़ती है, ऋण लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर जिनके पास, जिस बैंक के पास अधिक पैसा हो जाता है, तो वो अपने पैसे कहाँ रखें। तो जो आरबीआई होती है वो बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करती है, वो ऋण लेती है और जमा करती है। तो आप इसको आप दूसरा कार्य लिख सकते हैं कि तीसरा कार्य लिख सकते हैं कि ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद बैंकों का बैंक के रूप में, उसके बाद ये इसको नियंत्रण भी करती है, बैंकों के बैंक के रूप में बैंकों को नियंत्रण भी कर सकती है। जैसे कि बैंकों को नियंत्रण करने के लिए दो है, पहला तो है आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा जो है भारत बैंक नियमन अधिनियम 1949। तो इन दो एक्ट के तहत जो है बैंक, जो आरबीआई होता है बैंकों पर नियंत्रण करता है, रेगुलेशन करता है। अच्छा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा कि सर जी अगर मान लीजिए कोई बैंक की न्यू शाखा खोलनी है, कोई नया ब्रांच खोलना है, मान लीजिए आप अगर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय बैंक का कोई शाखा खोलने की आप उम्मीद लगा रहे हैं या फिर आप एप्लीकेशन दिए, तो सर वो कैसे, क्या बैंक तुरंत एसबीआई के किसी ब्रांच के पास हम लेकर गए 50 लोगों को लेकर के भैया हमको ब्रांच खोलना है, तो क्या वो ब्रांच खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। क्योंकि अगर एसबीआई को अपना न्यू कोई ब्रांच खोलना है या कोई अपनी शाखा खोलनी है, तो वो एसबीआई के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। वो क्या है, वो जब तक आरबीआई से लाइसेंस नहीं लेगा, और जब आरबीआई से लाइसेंस लेगा तो इन्हीं बैंक, इसी नियमों के तहत लाइसेंस उसको मिलेगा, और उन्हीं नियमों के तहत लाइसेंस मिलेगा, तब जाकर वो नया ब्रांच खुलेगा, और उस ब्रांच को भी आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, तब जाकर। तो इसलिए आप समझ गए कि आरबीआई बैंकों का बैंक कैसे होता है, कैसे संचालित करता है, ठीक है, कैसे लाइसेंस देता है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो काम है विदेशी मुद्राओं का नियंत्रण। चौथा कार्य लिख सकते हैं कि विदेशी विनिमय का नियंत्रण, विदेशी विनिमय का नियंत्रण। जैसे कि मान लीजिए अपना जो डॉलर है उसका इंडिया के में रेट कितना डिसाइड होगा, रेट रुपए में कितना डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर $1 है, वर्तमान में 80 रुपए अगर मिल रहा है, ठीक है, तो ये ₹1 से जो 80 रुपए हो रहा है, तो जो ये एक्सचेंज हो रहा है, जो ये बदला जा रहा है, उसकी कंट्रोल को ये अपना आरबीआई ही करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने आई, जैसे कि दक्षिण कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, वो यहाँ पे अपने गाजियाबाद में बहुत बड़ी संस्था, मैन्युफैक्चरिंग की संस्था लगाई है। अगर मान लीजिए वो जब यहाँ पे आई तो उत्तर कोरियन पैसे मुद्रा लेकर आई या फिर वो डॉलर लेकर आएगी, तो जब डॉलर लेकर आएगी तो यहाँ पर निवेश करेगी, जितना भी निवेश करे, अगर बाय दफे उसको वो संस्था बेचकर या फिर यहाँ से वो संस्था मतलब जाएगी, तो जब जाएगी तो वो अपने जो पैसे रहेंगे, जो रुपए होंगे, जो यहाँ पे कमाई रहेगी, उसको डॉलर में या फिर उत्तरी कोरिया मुद्रा में कन्वर्ट करेगी। तो उसको कंट्रोल करेगी आरबीआई कि किस रेट पे और हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि मुद्रा का। और उसके बाद जो है, इसके अलावा जो आरबीआई का एक और कार्य ये होता है कि जो विदेशी मुद्रा होता है उसका भंडारण करती है। विदेशी मुद्रा का भंडारण कोई भी केंद्रीय बैंक इसलिए करती है कि अर्थव्यवस्था में जब बहुत सारे लेन देन होते हैं, व्यापार होता है, दूसरे देशों के साथ होता है, तो जरूरी नहीं कि वो व्यापार हमारे रुपए में ही हो, तो डॉलर में हो सकता है, यूरो में हो सकता है, उत्तरी कोरियन पैसे में होता है। तो इसलिए विदेशी मुद्राओं का भंडारण भी आरबीआई करती है अर्थव्यवस्थाओं को की स्थिरता को बनाए रखने के लिए।
उसके बाद ये और पांचवा काम क्या है, पांचवा काम आप ये लिख सकते हैं कि ये साख का नियंत्रण करती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि साख क्या है, क्रेडिट का नियंत्रण करती है। जैसे कि मान लीजिए पांचवा काम क्या है, साख का नियंत्रण, वे भी मैं इसको समझा देता हूं, साख का नियंत्रण या फिर क्रेडिट का नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, 100 रुपए उसके पास है। अगर 100 रुपए बैंक के पास है तो आप इसमें देखते होंगे, आप इसमें देखते होंगे कि रिजर्व रेपो रेट के माध्यम से, ठीक है, इसमें कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 रुपए है और 100 रुपए में से अगर मान लीजिए मौद्रिक नीति के माध्यम से, अगर मान लीजिए बैंक आरबीआई ये कहे भैया अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप इसमें से सिर्फ 30 रुपये ही आप किसी को ऋण दे सकते हैं, किसी को 30 रुपये ऋण दे सकते हैं। तो ये प्रश्न होगा भैया 30 रुपये क्यों, क्योंकि आरबीआई ने ये कहा कि भैया अगर आप डूब गए हैं तो हम कहां से आपको संभालेंगे, तो इसलिए आप सिर्फ 30 रुपये ही देंगे। उसके बाद जब ये भी तो कभी कभी हो सकता है कि जब मार्केट में पैसे ना हो तो ये कह सकता है कि आप 35 रुपये दे सकते हैं, 50 रुपये दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये कंट्रोल हो रहा है कि भाई कितना ऋण दे सकते हैं, कितना ऋण दे सकते हैं, तो इसी को कहते हैं साख यानी कि क्रेडिट। तो साख का नियंत्रण करती है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से जो आरबीआई होती है बैंकों पे नियंत्रण करती है। बैंकों पे जब नियंत्रण करती है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से तो यहाँ पे साख का नियंत्रण होता है। अब आप ये समझ गए। दूसरा चीज क्या होता है, और उसके बाद छठा काम क्या होता है, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है कि उसके बाद आरबीआई जो है डाटा कभी कभी रिलीज करती है कि हमारे पास इतने नोट हैं, इतने नोटों की छपाई हुई है, अर्थव्यवस्था में इतने काले मनी है, इतने ब्लैक मनी है। तो इस प्रकार से जो डाटा आपके सामने रखा जाता है कि इस साल का हम इस वर्ष का हमने कितनी जीडीपी हमने ग्रो किया, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था उभरी है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराई है। तो इस प्रकार से जो आंकड़ों का प्रबंधन होता है, आरबीआई का एक कार्य ये भी होता है कि आंकड़ों का प्रबंधन करता है। उसके बाद जो होता है कि लाइसेंसिंग देती है। लाइसेंसिंग का मतलब अगर किसी वित्तीय संस्था को ओपन करना हो, किसी भी वित्तीय संस्था या फिर किसी बैंक को ओपन करना होता है तो उसके लिए लाइसेंसिंग भी एक कार्य आप लिख सकते हैं कि लाइसेंस देती है वित्तीय संस्थाओं को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये कार्य है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आईएमएफ जो होता है उससे उसको ऋण देना या फिर ऋण लेना, तो ये कार्य आरबीआई ही करता है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, जो विदेशी संस्थाएं होती हैं जिससे हमारा पैसे का लेन देन होता है, तो पैसे का लेन देन आरबीआई के माध्यम से ही होता है। उसके बाद इतना तो आप कार्य समझ गए। उसके बाद दूसरा आप हेडिंग डाल सकते हैं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु जो कार्य है। एक दूसरा कार्य है अर्थव्यवस्था के विकास हेतु। तो इसमें पहला कार्य आप लिख सकते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए इसका सीधा अर्थ ये है, मतलब यही है वित्तीय समावेशन, मतलब कि जैसे कि लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने को ज्यादा बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने को कहते हैं वित्तीय समावेशन। जैसे कि वित्तीय समावेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है जनधन बैंक जो खाता खोला जाता था जनधन योजना के तहत, तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जनधन योजना। इसके तहत लोगों को जो बैंकिंग व्यवस्था से मतलब कि दूर थे, लोगों तक पहुंच नहीं थी बैंक को, उसके माध्यम से लोगों को वित्तीय समावेशन बैंकों के माध्यम से जोड़ा गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हमारा जो मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समावेशन का ही। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो काले धन को मतलब कि रोकने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन नहीं, वो तो
चर्चा का विषय है कि वो किस लिए हुआ था, लेकिन उसका जो तुरंत जो प्रभाव पड़ा वो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ लोग अपने 1000 के नोट जो है चेंज करने के लिए बैंकों से जुड़े, और जो जिनके पास मतलब कि अकाउंट नहीं थे वो भी अपना उस समय अकाउंट ओपन कराएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़े और अपने जो पैसे का जो है लेन देन जो होता है बैंकिंग के माध्यम से करने लगे। अब देखिए ये वित्तीय समावेशन इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने आपको आय के चक्रीय प्रवाह में पढ़ाया था कि कैसे ही एक 100 रुपए का जो नोट होता है वो कई लोगों का कार्य करता है। तो इसी तरीके से जो अर्थव्यवस्था की मोबिलिटी है, गतिशीलता है, उसको बनाए रखने के लिए वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है। और देखिए आज के समय में वित्तीय समावेशन तो कई रूप में हो गया, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका कार्य है वित्तीय आधुनिकता। वित्तीय आधुनिकता, देखिए वित्तीय आधुनिकता में इसमें आरबीआई कर क्या रही है, वित्तीय आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि जब बैंक में आप जाते थे तो वहां का जो कर्मचारी है पहले अकाउंट से आपका वो रजिस्टर निकालता था, आपके अकाउंट को मेंटेन करता था, उसके बाद आपका पैसे का लेन देन होता था। लेकिन आज के समय में एटीएम हो गया है, डिपॉजिट मशीन हो गया है, उसके बाद आपके पास फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट सुविधाएं हैं, जो आपकी जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय सेवाएं हैं, उसके आधुनिकीकरण कर रहा है। आप देखते हैं कि अब हम सिर्फ मास्टर वीजा के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से बहुत सारे पैसे का लेन देन हम कर सकते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसके बाद वित्तीय जागरूकता व साक्षरता, तीसरा क्या है, वित्तीय जागरूकता व साक्षरता। देखिए वित्तीय जागरूकता व साक्षरता के लिए आरबीआई एक अभियान चला रहा है जिसको कहते हैं आरबीआई कहता है। तो आप इंग्लिश में ये मत लिख लीजिए कि आरबीआई सेज, नहीं, उसका नाम ही है आरबीआई कहता है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि वित्तीय साक्षरता व जागरूकता बढ़ाए रखने के लिए आरबीआई कौन सा अभियान चला रहा है, तो इस अभियान का नाम है आरबीआई कहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी आपके मोबाइल पर फोन आता है या मैसेज आता है कि किसी भी प्रकार के ओटीपी को आप शेयर न करें, अपनी डाटा को न दें। ठीक है, तो इस प्रकार से वित्तीय जागरूकता करता है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है। उसके बाद बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि जैसे कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से जब लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ देते हैं, तो बैंकिंग व्यवस्था से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, अपना अकाउंट खुलाता है, तो उसकी एक इच्छा होती है या इच्छा हो जाती है कि भाई उसको ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे, अपने बढ़ाए। जैसे कि मान लीजिए वित्तीय बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना कैसे हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी आप देख सकते हैं कि 6% या 7% एफडी पे मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ये सुधार कर ले कि भैया हम 10% या 9% या फिर फला बैंक में 8% या फिर पोस्ट ऑफिस में 10% मिलेगा, तो जैसे ही परसेंट बढ़ता है कि भैया आपको अगर ये पता ये चल जाए कि 8 साल में दुगना हो जाएगा, 10 साल में दुगना हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, पैसे को क्या होगा, बैंकों में जमा करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिसों में जमा करेंगे। तो उनकी जो बचत की प्रवृत्ति है कि हम पैसे ज्यादा ज्यादा बचाएं, वो बचत को ज्यादा ज्यादा करें, जिससे हम किसी भी बीमा में इन्वेस्ट कर सकें, किसी भी अकाउंट में इतना पैसा एफडी कर सके जिससे इतना पैसा हमारा बढ़ जाए। तो ये बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। तो अभी हमने आरबीआई की पूरी, देखिए आरबीआई के हमने परिचय को समझा, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, इसके स्थानीय बोर्डों को समझा, इसके बोर्ड को समझा, इसके संचालन को समझा, इसके कार्य को कैसे करते, कार्य 2 प्रकार से होते, कार्य को समझा। और ये आपके आरबीआई के पूरे जो आरबीआई को जो हमने आज पूरा वीडियो देखा है, पूरा इसको क्लास लिया है, इसमें आरबीआई के लगभग पूरे डाटा को हमने, पूरे फैक्ट को हमने कवर किया। इससे अधिक एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंतर्गत पूरे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये अभी इसमें हमने मौद्रिक पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया, जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगली वीडियो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की रहेगी, जिससे आप आरबीआई के कार्य को अच्छे से समझ पाएंगे।
आगे की वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।